हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए अर्थव्यवस्था का एक जो कोर्स है, प्री का कोर्स, वो स्टार्ट किया है मैंने, ऑनलाइन कोर्स। इसके अंतर्गत मैं टॉपिक ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो है भारत तथा मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। इसके अंतर्गत मैंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है वर्तमान में, उसके बारे में मैंने अभी कुछ टॉपिक कराए हैं। उसमें जैसे जीडीपी, जीबीए, प्रति व्यक्ति आय, बजट, सार्वजनिक ऋण है ना, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है भारतीय संदर्भ में, वो मैंने अभी तक बताई है। उसके आगे मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं आज। इसमें जो क्षेत्र बचे हुए अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के, तो उनमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है उस पर मैं आगे बात करने वाला हूं। तो ये है एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है, तो उस पर हम बात करेंगे। एफडीआई का टॉपिक मैंने पहले भी कराया है। स्टार्टिंग के जो लेक्चर मेरे थे उसमें एफडीआई मैंने बताया था। ये विदेशी निवेश के अंतर्गत आता है। विदेशी निवेश के अंतर्गत दो प्रकार के निवेश होते हैं, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना, विदेशी संस्थागत निवेश, और इसको कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो होता है वो कोई जो बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी या विदेशी जो निवेशक है, वो हमारे यहाँ पर, हमारे देश में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करता है, यानी उसको किसी यहाँ की कंपनी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। सीधे यहाँ पर कोई फैक्ट्री स्थापित कर देगा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा या पूंजीगत परिसंपत्तियों में इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना, तो सीधे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है या किसी कंपनी के पार्टनरशिप में भी इन्वेस्टमेंट करता है। डिपेंड करता है कि वो जो क्षेत्र है उसमें एफडीआई की लिमिट क्या है। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई की लिमिट 100% है, तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से उसको किसी यहाँ की कंपनी के पार्टनरशिप की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी में मान लीजिए 51% है, तो उससे 49% का पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, वो 51% तक ही यहाँ पर निवेश कर सकता है, लेकिन सीधे निवेश होता है। एफआईआई के अंतर्गत जो निवेश होता है उसमें क्या आता है, उसमें यहाँ की किसी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं। कोई विदेशी कंपनी, विदेशी निवेशक जब यहाँ की किसी कंपनी के शेयर खरीदता है या खरीदती है, तो उसको एफआईआई के अंतर्गत कहा जाता है। एफडीआई एक बड़ा अमाउंट होता है और ये स्थायी होता है ना, इसमें पूंजी पलायन का खतरा नहीं होता है। एफआईआई जो होता है वो अस्थायी होता है, उसमें पूंजी पलायन का खतरा ज्यादा रहता है। तो वही चीज इसमें बताई गई है जो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई है कि जब विदेशी निवेशक देश की पूंजीगत परिसंपत्तियों अथवा भौतिक संपदा जैसे भूमि, मशीन, कारखाने तथा आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों में धन लगाते हैं, तो उसे एफडीआई कहा जाता है। एफडीआई में फिर दो अलग अलग प्रकार होते हैं। ग्रीन फील्ड एफडीआई होता है ना, ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है। ग्रीन फील्ड एफडीआई में कोई बाहर की कंपनी, नई कंपनी यहाँ पर स्थापित करती है, नई फैक्ट्री स्थापित करती है, तो उसको ग्रीन फील्ड कहा जाता है। ब्राउन फील्ड में जो है यहाँ पहले से कोई कंपनी काम कर रही है, उसके साथ पार्टनरशिप करके जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक इन्वेस्टमेंट स्वतः होता है ना, उसको बोलते हैं बॉम्बे रूट। एक बॉम्बे रूट होता है, बॉम्बे रूट एफडीआई, एक दिल्ली रूट होता है। बॉम्बे रूट उसको स्वतः कहते हैं, यानी मतलब उसके लिए किसी प्रकार की ऐसे अनुमति नहीं लेना पड़ती है। दिल्ली रूट मतलब वो सरकारी उसको बोलते हैं, उसमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो संबंधित जो मंत्रालय है उससे जो है अनुमति लेना होती है। तो इस तरीके से
ये पूरा एफडीआई का टॉपिक है। पुराना जो मेंस का सिलेबस था उसमें ये विदेशी निवेश करके टॉपिक दिया रहता था, अब इस बार उसने हटा दिया है, तो बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी प्री में कोई विदेशी निवेश संबंधी कुछ कोई विवाद होता है या कोई करंट का मुद्दा चर्चा में आता है तो उस वहां से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कोई लिमिट, किसी क्षेत्र में लिमिट बढ़ा दी गई, जैसे एक बार इंश्योरेंस सेक्टर में लिमिट बढ़ाई गई थी 49%, 26% से उसको 49% किया गया था, तो वो क्वेश्चन वहां से आ गया था। अब इंश्योरेंस सेक्टर में लिमिट 49% से बढ़ाकर 74 कर दी गई, पहले 26% थी। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट पहले 26% थी, उसको बढ़ा के 49% किया गया, 49% से अभी बढ़ा के 74% कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, करंट से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन होता है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 74%, है ना। जैसे उस समय सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की लिमिट 100% की गई थी, तो क्वेश्चन एमपीपीएससी में नहीं आया था, कहीं और आया था क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है कोई मुद्दा जब चर्चा में रहता है तो करंट अफेयर से उससे रिलेट करके पूछ लिया जाता है। ये एफडीआई जो होता है ये दीर्घकालिक होता है, स्थायी होता है, और इसमें पूंजी पलायन का खतरा कम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये स्थायी है ना। जैसे कोई यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहा है तो इतनी जल्दी जो है वो यहाँ छोड़ के नहीं भाग सकता है ना। तो ये है इस तरीके से इसके संबंध में। फिर एफडीआई के मामले में भारत तथा मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, दोनों का कंपैरिजन मैंने यहाँ पर किया हुआ है ना। इसके पहले भी मैंने अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो घटक हैं उन घटकों के संदर्भ में मैंने इसी तरीके से तुलना की हुई है। भारत के संदर्भ में और एमपी के संदर्भ में डेटा मैंने बताए हुए हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको आगे नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आगे दिए ही नहीं, गरीबी बेरोजगारी मैंने कराया, वो आपके आगे सिलेबस में दिया ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। मैंने बजट का थोड़ा सा पोर्शन बताया था, घाटे मैंने बताए हैं सारे, राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्राथमिक घाटे मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, है ना। तो वो मैंने यहीं पर करा दिए हैं सारे, आगे आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं दिए हैं, तो यहीं पर मैंने सारी चीजें लगभग बता दी, है ना। आप जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा ये होगा कि पुराने जो मेरे वीडियो हैं जो चैनल पर उपलब्ध हैं वो आप देखेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि जो है उनको एक प्रॉपर कंटेंट मिल सके, प्रॉपर जानकारी मिल सके उनको, ठीक है, ताकि उनके एग्जाम में उपयोगी सिद्ध हो सके। तो ये है इस तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं एफडीआई के संबंध में। 2023-24 में जो एफडीआई रही है वो 70.95 अरब डॉलर, ये जो है अंकटाड की रिपोर्ट है। अगर हम डीपीआईआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, डीपीआईआईटी मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, है ना। ये जो है वाणिज्य विभाग के अंतर्गत जो है एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको कहा जाता है, डीपीआईआईटी, है ना। इसके हिसाब से जो है ये जो डेटा है, अगर हम लाख करोड़ में देखेंगे तो 2023-24 का डेटा हम देखेंगे 3,678.99 लाख करोड़ रुपए है ये, और इसको अगर हम देखेंगे तो 44.42 अरब डॉलर है। ये डीपीआईआईटी की रिपोर्ट है, जबकि 2022-23 में ये हो गया था 46.03 अरब डॉलर। तो ये जो है ये भारत के संदर्भ में है, और ये विदेशी निवेश जो है विश्व के संदर्भ में उन्होंने बताया। इसमें कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं इसलिए ज्यादा फिगर आ रहा है, और ये एक्चुअल में शुद्ध विदेशी निवेश है, ये सकल कहा जाता है, सकल और शुद्ध में अंतर होता है। तो ये सकल है इसलिए जो है ये फिगर ज्यादा आ रहा है, और इंडिया का जो संगठन है उसने जो है इतना बताया। तो आपको जो क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से आपको देख करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन देखना पड़ेंगे और क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है, सकल पूछ रहा है।
एमपी के संदर्भ में कहें तो 375 करोड़ रुपए में है ये, सितंबर 2024 तक ये डेटा है। डीपीआईआईटी के हिसाब से है। 2023-24 में ये 231 करोड़ रुपए रहा और 22-23 में ये रहा था 1551 करोड़ रुपए। इतना अंतर आया है 2022-23 से 2023-24 में जो एफडीआई में जो अंतर आया है वो इतना अंतर आप देख रहे हैं। इसलिए स्थिति जो है थोड़ा सा मध्य प्रदेश की कम हो गई है, मतलब रैंकिंग कम हो गई है ना। जैसे ये एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान पहले 12वां 13वां हुआ करता था, अभी ये हो गया है 15वां 2023-24 के हिसाब से। ठीक है, 2019 से सितंबर 2024 तक देश में 19.2 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई आया है ना। ये डेटा है 2019 से सितंबर 2024 तक का। इधर आप देखेंगे तो ये है एक साल का है ना। ये है 3,678 है ये लाख करोड़ रुपए 2023-24 का है। और ये है 2019 से सितंबर 2024 तक 19 लाख करोड़ रुपए का जो है एफडीआई आया है। इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है वो रही है 4,492 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी रही है। और ये जो है हिस्सेदारी टोटल का 0.24% है, ये हिस्सेदारी रही है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है, ये क्लियर हो गया, मैंने बता ही दिया है। पहले 13वां था, ये 15 हो गया, 15वां हो गया। सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाले राज्यों में फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र है, मतलब आधे से ज्यादा एफडीआई आकर्षित महाराष्ट्र कर रहा है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। महाराष्ट्र फर्स्ट है, सेकंड कर्नाटक है और थर्ड जो है गुजरात है। और एमपी का स्थान 15वां है 2023-24 के हिसाब से, ये मैंने डेटा बताया होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बैंकिंग व्यवस्था, ये टॉपिक आगे भी हमें पढ़ना है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर विस्तार नहीं किया है, क्योंकि भारत के संदर्भ में आरबीआई, व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक अलग से टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो वहां पर हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जो कंपैरिजन हो सकता है, जिसकी जरूरत है, वो मैंने कंपैरिजन करके यहाँ पर बताया हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में चूंकि यहाँ पर फेरबदल हुआ है एमपी में, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई है वो 2 अक्टूबर 1976 में हुई है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो अधिनियम 1976 का है, उसके तहत इसकी स्थापना हुई है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 2 अक्टूबर 1976 में। भारत तथा मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसके संबंध में मैंने यहाँ पर बताया है। कुल संख्या भारत में अगर हम देखें तो 43 है, लेकिन एमपी में आरआरबी की जो संख्या है वो जो है केवल 2 है। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने जो है एक सिद्धांत जारी किया है, वो है एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी एक राज्य में केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। इस सिद्धांत के आधार पर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का लगातार विलय हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, आरआरबी के विलय का चौथा चरण स्टार्ट हो गया है। तो चौथे चरण के तहत 15 आरआरबी का विलय होगा। इसके बाद जो आरआरबी बचेंगे वो बचेंगे 28, अभी 43 हैं, और ये घट कर कितने हो जाएंगे 15। जब आरआरबी का विलय हो जाएगा तो ये घट करके 28 बचेंगे, है ना। तो 28 अभी नहीं है, अभी तो कह रही प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, आगे चल करके ये 28 हो जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्रालय ने डिक्लेयर किया हुआ है। मध्य प्रदेश में 2 जो आरआरबी हैं, उनमें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है और दूसरा मध्यांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये जो है 2 ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है नया बैंक है एक्चुअली, इसके संबंध में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में। 1 अप्रैल 2019 को इसको स्थापित किया गया, नाबार्ड की परमिशन से जो इसको स्थापित किया गया है, विलय हुआ है। ये नर्मदा झाबुआ बैंक तथा सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये 2 बैंक हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों का विलय किया गया है। इस विलय
के लिए जो है नाबार्ड बैंक की स्वीकृति लेना जरूरी थी, तो वित्त मंत्रालय ने नाबार्ड बैंक की स्वीकृति लेकर के इसको विलय कर दिया। मुख्यालय इसका इंदौर में ही है। और ये मध्य प्रदेश में एसबीआई के बाद दूसरा बड़ा बैंक है। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक ओवरऑल मध्य प्रदेश में, डीएसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। और दूसरा बड़ा जो बैंक है मध्य प्रदेश में वो है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, एसबीआई के बाद। इसका प्रवर्तक बैंक बैंक ऑफ इंडिया, यानी प्रवर्तक बैंक का मतलब होता है इसके द्वारा इसमें इसके शेयर लगाए गए हैं, इसने जो है अपने शेयर यहाँ पर लगाए हुए हैं, यानी पैसे लगाए हुए, इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसको कहते हैं प्रवर्तक बैंक। तो बैंक ऑफ इंडिया इसका प्रवर्तक बैंक है। और ये जो बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत ये काम कर रहा है अपना, ठीक है। इसकी जो शाखाएं हैं, कुल शाखाएं मध्य प्रदेश के 39 जिलों में 866 शाखाएं हैं और 14 इसके क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के, ठीक है। तो ये है इस तरीके से मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का डिटेल मैंने दिया हुआ है। फिर मध्य प्रदेश, चूंकि भारत का पूरा डिटेल हमें पढ़ना है बैंकिंग सिस्टम, इसलिए मैंने भारत के संदर्भ में यहाँ पर ज्यादा नहीं बताया है, हल्का से यहाँ पर बताया। वाणिज्यिक बैंक मध्य प्रदेश में है 47। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, यहाँ पर कर देगा सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वो 12 है टोटल, जिसमें 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है ना। ये 11 क्या लिखा है, राष्ट्रीयकृत बैंक। अभी हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे इसका डिटेल, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं, इनका कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ, वो डिटेल हम करेंगे। ये जो एक लिखा हुआ है ये एसबीआई है। 11 जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें एसबीआई सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन 11 जो बैंक है उनसे एसबीआई को अलग रखा जाता है, इसलिए उसमें एसबीआई को अलग मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन टोटल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12 कहे जाते हैं। आरआरबी 2 हैं एमपी में, मैंने भी बताया, भारत में 43 है। भुगतान बैंक भी 2 हैं एमपी में और भारत में इनकी संख्या 6 है। राज्य सहकारी बैंक एक ही होता है, हर राज्य में एक ही राज्य सहकारी बैंक होता है। भोपाल में जैसे इसका हेड ऑफिस है। एपेक्स बैंक भी इसको कहते हैं, राज्य सहकारी बैंक को एपेक्स बैंक कहा जाता है। और भारत में 34 है ये। जिला सहकारी बैंक 38 है मध्य प्रदेश में। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 4522 है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क के बारे में बताया हुआ है। ये पूरा हो जाता है टॉपिक। इसके बाद आगे खाद्यान्न उत्पादन, मतलब ये कृषि संबंधी टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। कृषि का टॉपिक हमें अलग से भी पढ़ना है। आपके एमपी इकोनॉमी के और इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक में कृषि उद्योग दिया हुआ है ना, और इंडियन इकोनॉमी में कृषि उद्योग सेवा भी दिया हुआ है। एमपी में कृषि उद्योग एमएसएमई ये टॉपिक दिए हुए हैं, तो हमें वहां पर डिटेल पढ़ना है। पर्टिकुलर एमपी हम पढ़ेंगे, फिर पर्टिकुलर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है कि कंपैरिजन बताया है भारत तथा इंडिया की जो एग्रीकल्चर कृषि है उसको लेकर के यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, और बाद में फिर दोनों का सेपरेट हम अध्ययन करेंगे। तो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में अगर हम देखें तो भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 2023-24 में 332.29 मिलियन टन हुआ है। ये एक्चुअली जो आर्थिक समीक्षा थी उसमें कम बताया गया था, है ना, आर्थिक समीक्षा के हिसाब से कम था। लेकिन चूंकि आर्थिक समीक्षा क्या है, पहले आ जाती है, वित्त वर्ष कंप्लीट होने के पहले आर्थिक समीक्षा आती है, तो उसमें कंप्लीट आंकड़े नहीं आते हैं, क्योंकि वित्त वर्ष जो है 31 मार्च तक चलता है। आर्थिक समीक्षा हमारी आ जाती है जनवरी एंड में, है ना, फरवरी के पहले आर्थिक समीक्षा आ जाती है और 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हो जाता है। तो आर्थिक समीक्षा में जो डेटा आते हैं वो एग्जैक्ट नहीं आते हैं, क्योंकि वित्त वर्ष कंप्लीट होने के पहले आर्थिक समीक्षा जारी होती है भारत की, मध्य प्रदेश की भी। तो आर्थिक समीक्षा में जो डेटा बताया गया था वो कम था, लेकिन ये कृषि मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है कृषि मंत्रालय, और ये वित्त वर्ष कंप्लीट होने के बाद आई है। तो ये डेटा एक्चुअल डेटा है, 332.29 मिलियन टन ये 23-24 का डेटा है। 22-23 का जो डेटा है 329.68 मिलियन टन, यानी ये उत्पादन बढ़ा है, ठीक है, रेगुलर उत्पादन बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में जो खाद्यान्न उत्पादन है
इसका डेटा बहुत कम मिलता है आपको, मेरे ख्याल से आप प्रयास भी करेंगे तो मिलना मुश्किल है, लेकिन मैंने निकाला है 40.27 मिलियन टन, यानी 40 मिलियन टन जो है मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में हुआ है। तो ये इस तरीके से दोनों का कंपेरिजन करके, ये भी कृषि मंत्रालय का है डेटा ना, कृषि मंत्रालय का है ये। केंद्रीय कृषि मंत्रालय मतलब केंद्रीय कृषि मंत्रालय है ये, है ना, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय। क्योंकि एमपी के तो डेटा, एमपी की जो साइट्स हैं वहां तो आप देखेंगे तो अपडेट ही नहीं देती, बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ, अब भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो है वो कृषि के क्षेत्र में क्या स्थिति है वो हम बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में देश में जो स्थान है वो दूसरा है, सेकेंड रैंक है मध्य प्रदेश की। फिर आगे अलग अलग राज्यों की स्थिति क्या है वो मैंने बताई हुई है। देखिए, देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक जो राज्य हैं उसमें यूपी, इसका हम भारत के संदर्भ में भी आगे अध्ययन करेंगे अलग से। तो यूपी हो गया फर्स्ट नंबर पर, इसमें इसका योगदान मैंने बताया हुआ है कि यूपी का खाद्यान्न, टोटल देश के खाद्यान्न उत्पादन में कितना योगदान है, तो 18%, 18%। सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आता है, 12% है, 12.12%। थर्ड नंबर पर पंजाब आता है, 9.91% जो है पंजाब का योगदान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के हिसाब से है, यही अभी नई डेटा है और यही आपको काम आएंगे, है ना, सारे मैंने नए डेटा ही बताए हैं अभी तक। फिर देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी अभी मैंने बताया हुआ है 12.12%, 12.12%। आर्थिक सर्वेक्षण, जो आर्थिक समीक्षा है सर्वेक्षण 2022-23 के हिसाब से ये डेटा मैंने बताया हुआ। अब यहां पर मैंने क्या किया है, अलग अलग फसलों में मध्य प्रदेश की देश में क्या स्थिति है उत्पादन के मामले में, वो मैंने एक टेबल के माध्यम से बताया। ये पूरा मैंने निकाला है ना, बहुत खोजबीन करके ये निकाला हुआ है, ये कहीं एक जगह से नहीं है। आप टेबल पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत उसमें लगी हुई है। इन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में उच्च स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है, तो वो मैंने टेबल के माध्यम से बताया। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अंतर्गत ज्यादा डेटा है, कुछ इधर से भी, इधर उधर से भी डेटा है ना, लेकिन वो आपके सारे काम के डेटा है। तो यहाँ पर मैंने टेबल के जरिए देखिए बताया है, इसमें फसल लिखा हुआ है, फिर देश में स्थान, राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है मध्य प्रदेश का उस फसल के मामले में, फिर यहाँ पर मैंने अन्य राज्यों की स्थिति भी बता दी है। तो ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी टेबल है। हालांकि हम अलग से मध्य प्रदेश में कृषि, भारत में कृषि अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने सब इधर उधर से कंटेंट ले करके इस टेबल में डाला है, ताकि आपको जो है इस टेबल के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी, बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सोयाबीन की। सोयाबीन में फर्स्ट नंबर पर है, आप सभी जानते हैं। बीच में महाराष्ट्र प्रथम हो गया था, अब वापस से मध्य प्रदेश प्रथम हो गया है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट, है ना। सोया स्टेट मतलब भी हो सकता है कि ज्यादा लोग सोते रहते हैं इसलिए सोया स्टेट हो गया, है ना, तो मजाक के तौर पर ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन सोया स्टेट का मतलब सोयाबीन का उत्पादक राज्य। तो सोयाबीन के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है। योगदान कितना है, 41.92% है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है 41.92%। इसमें सेकेंड और थर्ड महाराष्ट्र और राजस्थान का आ रहा है, मैंने सेकेंड थर्ड भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो उत्पादन है उसमें योगदान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखेंगे 41.92% मतलब 42% के आसपास ये है, और वो 40%, 2% का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बीच में महाराष्ट्र फर्स्ट हो गया था, ध्यान रखना है। राजस्थान, अब देखिए आप, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद फिर राजस्थान में कितना अंतर आ गया। राजस्थान में जो है, राजस्थान का जो योगदान है 8.96% है केवल। तो ये दो बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सेकेंड नंबर पर, सेकेंड में तो यहाँ पर फसल है चना। चना के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। इसका योगदान
भारत में टोटल जो चना उत्पादन होता है उसमें भारत मध्य प्रदेश का जो उत्पादन है चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान जो है वो है 27.52% ना। यहां पर भी वही स्थिति है, सेकेंड थर्ड में महाराष्ट्र राजस्थान ही है ना। यहां पर भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्यादा अंतर नहीं है योगदान में। 27.52% ये योगदान मध्य प्रदेश का है चना के उत्पादन में, और महाराष्ट्र का योगदान वो है 24.72% और राजस्थान का है 19.31%। तो ये हो गई दो फसलें, सोयाबीन और चना। इसके बाद आगे है कुल दलहन। कुल दलहन के उत्पादन में भी पहला स्थान है एमपी का। इसका योगदान 25.23% है ना, 25.23% जो है ये योगदान, ये थोड़ा सा कम हो गया है। पहले ज्यादा हुआ करता, 30 के आसपास 32 के आसपास हुआ करता था। अभी जो है ये उत्पादन इस बार मतलब जो है ये मैं बता रहा हूँ 2023-24 का डेटा, सॉरी 2023-24 के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा कम हुआ है दलहन के उत्पादन के मामले में। महाराष्ट्र 16.33% योगदान देता है, सेकेंड नंबर पर है, और राजस्थान थर्ड नंबर पर है, ये योगदान देता है 14.83%। मसाला के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर आ चुका है ना। 2023-24 के डेटा के हिसाब से मसाला के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान हो गया है। इसमें कितना योगदान वो डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो मैंने कुल उत्पादन लिखा है 54 लाख मीट्रिक टन जो है मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ है, जो सबसे ज्यादा है देश में। मसाले का बगीचा केरल को कहा जाता है ना। मसालों का जो बगीचा हो केरल को कहते हैं। पहले केरल में बहुत ज्यादा मसाला होता था, मसाला का उत्पादन होता था, आजकल जो है कम हो गया है। और मसालों का शहर जो है कोझिकोड को कहा जाता है। मसालों का जो द्वीप है मलक्का को कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट है जो अभी एग्जाम में पूछ लिए जाते तो वो बता रहा हूं मैं, है ना। मसालों का बगीचा यानी गार्डन केरल राज्य है। मसालों का शहर जो है कोझिकोड है, और मसालों का जो द्वीप है वो मलक्का को मसालों का द्वीप कहा जाता है। मलक्का यानी इंडोनेशिया का द्वीप है, ठीक है। मसाला के उत्पादन में फर्स्ट एमपी हो गया, सेकंड राजस्थान और थर्ड गुजरात है। इसकी योगदान इनका उपलब्ध नहीं है, जो डेटा उपलब्ध नहीं है वो मैंने नहीं लिखे हैं ताकि गलत ना हो, गलत जानकारी ना जाए आप लोगों के पास, है ना। जो डेटा उपलब्ध है ऑथेंटिक डेटा है वही मैंने लिखे हुए, अंदाज वाले डेटा यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये मसाला हो गया। अभी मैं जितनी भी फसलें बता रहा हूं वो सारी कैसी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का उत्पादन प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, उन फसलों के बारे में बता रहा हूं। अब देखिए जितनी मसालों के उत्पादन में पहला है, फिर यहाँ पर मैंने बताया है कि कौन कौन से मसाले हैं जिनमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो उसमें अदरक फर्स्ट, धनिया बीज इसमें भी फर्स्ट है। अदरक में फर्स्ट कर्नाटक है, सेकंड अदरक में सेकंड कर्नाटक, थर्ड असम है, फर्स्ट एमपी है। धनिया बीज में फर्स्ट है एमपी, इसमें सेकंड और थर्ड गुजरात और महाराष्ट्र राजस्थान है, सेकंड थर्ड गुजरात राजस्थान। तो धनिया बीज हो गया। इसके बाद आगे है मेथी बीज। मेथी बीज में भी एमपी का देश में प्रथम स्थान है। थर्ड और सेकंड थर्ड है इसमें राजस्थान गुजरात, है ना। सेकंड नंबर पर राजस्थान है और थर्ड नंबर पर गुजरात है मेथी बीज के उत्पादन में। लहसुन के उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर पर है एमपी, और सेकंड थर्ड है गुजरात राजस्थान गुजरात ना। सेकंड स्थान राजस्थान का है और थर्ड में गुजरात है। तो ये इस तरह से लहसुन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान। ज्यादातर मध्य प्रदेश का पहला है तो पहले ही पूछेंगे, सेकंड थर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। जिन फसलों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है उसमें जो है सेकंड थर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखे हैं, कभी रेयर केस में पूछ ले तो आपको बन जाएंगे। अफीम काफी समय से जो है अफीम के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा है ना, और सेकेंड नंबर पर राजस्थान और थर्ड यूपी है ना। राजस्थान से लगा हुआ एरिया है। मध्य प्रदेश में जो अफीम उत्पादक क्षेत्र है वो राजस्थान से लगा हुआ है। जैसे उसमें
मंदसौर है, नीमच है, रतलाम में भी कुछ होता है। फिर उधर राजस्थान में देखें तो चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, तो वही लगा हुआ एरिया है एमपी राजस्थान का, वहां पर जो है अफीम का उत्पादन ज्यादा होता है। अफीम के उत्पादन की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान पहले नंबर 1 पर लगातार रहा है, लेकिन बीच में अभी म्यांमार जो है सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन करने वाला देश बन चुका है ना। तो ये मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि वहां पर हो सकता है कि उसका जिक्र ना आए, है ना, इसलिए इफेक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि अफीम के उत्पादन में पहले अफगानिस्तान फर्स्ट नंबर पर हुआ करता था परंपरागत रूप से। अभी 2023 में जो है म्यांमार का फर्स्ट नंबर हो गया है उत्पादन में अफीम के। अलसी, अलसी के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान लगातार ही रहा है लंबे समय से, और सेकंड और थर्ड यूपी महाराष्ट्र है अभी अलसी के उत्पादन में। तो ये इस तरीके से यहां तक हो जाते हैं। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं सेकंड स्थान, मतलब ऐसी फसलें जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, वो मैंने एक साथ यहां पर लिखी हुई है। तो मसूर, मसूर एक दलहनी फसल है, और ये जो दलहनी फसलों के बारे में बता दूं, दलहनी फसलें जो है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होती हैं। भारत दलहनी फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादक है, सबसे ज्यादा उपभोक्ता देश माना जाता है ना। उसमें एक फसल आती है मसूर। दलहनी फसलों में सबसे बड़ा जो योगदान है वो चने का योगदान, मतलब लगभग 40% जो है दलहनी फसलों में चना का उत्पादन होता है ना। फिर तुअर का नाम आता है, तुअर का लगभग 20% के आसपास है, ठीक है। तो इसमें एक मसूर है, मसूर का उत्पादन दलहनी फसलों में देखें तो कम है, उसका योगदान कम होता है मसूर का। मसूर एक्चुअली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां पर ज्यादा उत्पादित होती है मसूर, है ना। तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है मसूर का कटोरा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैंने यहाँ पर बताया, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसको मसूर का कटोरा कहा जाता है। मसूर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का सेकंड स्थान है उत्पादन में, लेकिन क्षेत्रफल में रकवा जिसको हम बोलते हैं, रकवा या क्षेत्रफल में जो है एमपी का देश में पहला स्थान है। 39% क्षेत्र में जो है टोटल जो क्षेत्र है मसूर का, उसमें 39% जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में बोई जाती है मसूर, है ना। मान लीजिए मसूर का जो टोटल क्षेत्र है, मान लीजिए 100 हेक्टेयर में मसूर टोटल देश में बोई जा रही है, तो 39 हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में मसूर बोई जा रही है। तो इस तरीके से जो है ये फिगर आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान मसूर का मध्य प्रदेश का 28.82% है, मतलब टोटल जो उत्पादन हो रहा है मसूर का देश में उसमें 28% जो है मसूर मध्य प्रदेश में उत्पादित हो रही है। तो ये थर्ड नंबर पर, सेकेंड नंबर पर एमपी है, फर्स्ट यूपी और थर्ड बिहार का है ना। यूपी सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है मसूर का, और 39.63% यूपी में मसूर का उत्पादन हो रहा है। गेहूं, गेहूं में भी सेकंड है, गेहूं के उत्पादन मध्य प्रदेश का सेकंड स्थान। इसका जो योगदान जो है वो 18.84% है। गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है यूपी, और थर्ड नंबर पर पंजाब है। यूपी का योगदान सबसे ज्यादा है 31.38%, पंजाब का योगदान है 15.75% और मध्य प्रदेश का योगदान 18.84%। तो ये जो खाद्यान्न उत्पादन में जो 3 राज्य हैं वही जो है गेहूं के उत्पादन में 3 राज्य सेम, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब। ये खाद्यान्न के उत्पादन में भी तीनों राज्य इसी क्रम में आते हैं, और गेहूं के उत्पादन में भी यही तीनों राज्य इसी क्रम में आ रहे हैं। इसके बाद आगे कुल तिलहन के उत्पादन में, कुल तिलहन के उत्पादन में एमपी का दूसरा स्थान है। इसमें जो है जो योगदान वो नहीं मिला है डेटा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। फर्स्ट इसमें राजस्थान का है, और थर्ड जो है गुजरात का, यानी फर्स्ट राजस्थान, सेकंड एमपी, थर्ड गुजरात का स्थान है तिलहन के उत्पादन में। लाल मिर्च, लाल मिर्च में एमपी का सेकंड है, और इसमें फर्स्ट और थर्ड है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सबसे ज्यादा जो लाल मिर्च आंध्र प्रदेश में उत्पादित हो रही है 57%, है ना, और कर्नाटक थर्ड नंबर पर है। हमारे यहाँ पर जो खरगोन वाला एरिया है
वहां पर जो है लाल मिर्च ज्यादा होती है, अच्छी क्वालिटी की लाल मिर्च होती है, खरगोन वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आगे है मक्का। अब ये थर्ड वाले आ गए, ऐसी फसलें जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है देश में, वो फसलें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। मक्का के उत्पादन में तीसरा स्थान है, छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां पर मक्का ज्यादा उत्पादित होता है। और योगदान जो है 12.14%। कर्नाटक इसमें फर्स्ट है और बिहार सेकंड है। कर्नाटक का योगदान 15.39% है, बिहार का योगदान 12.93% है, और थोड़ा सा कम है बिहार से मध्य प्रदेश का योगदान 12.14%। मोटे अनाज, श्रीअन्न भी उनको बोला जाता है, मोटे अनाज को। तीसरा स्थान है मोटे अनाज के उत्पादन मध्य प्रदेश का, और योगदान है 10.02%। सबसे ज्यादा मोटे अनाज राजस्थान में हो रहे हैं, 14.66% योगदान है राजस्थान का। सेकंड नंबर पर कर्नाटक का नाम आ रहा है, 13.90% जो है कर्नाटक का योगदान देश में है, और सेकंड नंबर पर कर्नाटक है। तो फर्स्ट राजस्थान, सेकंड कर्नाटक, थर्ड मध्य प्रदेश का है मोटे अनाज के उत्पादन। इसके बाद आगे है मूंगफली। मूंगफली के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, थर्ड। योगदान है 9.63%। सबसे ज्यादा मूंगफली गुजरात में काफी समय से होती आ रही है, बहुत ज्यादा, लगभग 50% के आसपास मान लेके आप मान सकते हैं। गुजरात में 45.12% मूंगफली उत्पादित हो रही है। सेकेंड नंबर पर गुजरात है, सेकेंड नंबर पर राजस्थान है, 19.59% राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन हो रहा है। थर्ड नंबर पर है एमपी 9.63%। तो आप देखें अंतर कितना है, गुजरात में 45.12%। ठीक है। रेपसीड तथा सरसों, इसमें भी थर्ड स्थान है एमपी का, तीसरा स्थान। योगदान है 13.28% मध्य प्रदेश का। फर्स्ट इसमें राजस्थान का नाम आता है, इसका योगदान सबसे ज्यादा राजस्थान का 45.40%। फिर सेकंड नंबर पर यूपी है 14.24%, और थर्ड नंबर पर 19.28%। तो इस तरीके से ये है सरसों रेपसीड के संबंध में। डेयरी उत्पाद, दुग्ध उत्पादन, इसमें भी थर्ड स्थान है एमपी का, तीसरा स्थान। और योगदान जो है 8.79% योगदान कर रहा है मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में। यूपी में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हो रहा है, 15.72% है, और सेकंड नंबर पर राजस्थान है 14.44%। थोड़ा सा अंतर है यूपी और राजस्थान में। और फिर मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान 8.79%। तो ये इस तरीके से कुछ फसलों के उत्पादन के बारे में बताया, मसाले के उत्पादन के बारे में बताया। सब्जी उत्पादन में हम देखें तो सब्जी के उत्पादन में एमपी का चौथा स्थान है। कुछ सब्जियां जैसे प्याज है, प्याज के उत्पादन में दूसरा स्थान एमपी का, फर्स्ट महाराष्ट्र का है। और मटर है, मूंगफली है ना, अमरूद है, इनके उत्पादन में दूसरा स्थान। मटर, फूलगोभी, अमरूद, इनके उत्पादन में, तीनों के उत्पादन में एमपी का दूसरा स्थान है, और प्याज के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कृषि के संबंध में कुछ डेटा मैंने बताए हुए हैं, और भारतीय कृषि में मध्य प्रदेश की कृषि की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसके बारे में मैंने यहाँ तक बताया है। आगे हम इसमें अगली जो क्लास में बताऊंगा उसमें उद्योग और सेवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है ये टॉपिक, बहुत ब्रॉड वे में इसको कराया है, और मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे डेटा आपको जो है आगे मेंस में भी काम आना है ना, कहीं न कहीं काम आएंगे आपको डेटा। तो आगे मैं इसमें उद्योग और सेवा, सार्वजनिक वित्त मतलब कर राजस्व, गैर कर राजस्व में इस तरह से स्थिति है मध्य प्रदेश की स्थिति, तो उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो फिर ज्यादा आगे प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। आप सभी का दिन शुभ हो।
गुड लक, जय हिंद।